नमस्कार और इस सत्र में आपका स्वागत है। आज हमारे पास सिनेमा एक्सप्रेस की एक फिल्म समीक्षा है और फिल्म है ओडुम कुथिरा चाडुम कुथिरा, जिसे संक्षेप में OKCK भी कहा जा रहा है। दिलचस्प बात यह है कि समीक्षा इसे 5 में से सिर्फ 2 स्टार देती है और इसे लक्ष्य से भटकी हुई उलझी हुई कॉमेडी का लेबल देती है। तो आज हम इसी समीक्षा के तानों बानों को जरा खोल कर देखेंगे, है ना। ये समझने की कोशिश करेंगे कि निर्देशक अल्ताफ सलीम, जिनकी पहली फिल्म की काफी तारीफ हुई थी, इस बार कहाँ चुके, कम से कम इस समीक्षक के अनुसार। बिल्कुल। और ये तुलना हदोपूर्ण है, जैसा आपने कहा। अल्ताफ सलीम की पहली फिल्म थी नंदू कलुडे नाटी लोरिडवेला, मतलब NNO। उसकी खासियत ये थी कि उसने कैंसर जैसे बेहद गंभीर और आप कह सकते हैं संवेदनशील विषय को बहुत ही सूक्ष्म हास्य और गहरी भावनाओं के साथ पेश किया था, और वो समीक्षक और दर्शकों दोनों को पसंद आई थी। ये समीक्षा कहती है कि OKCK भी कुछ वैसे ही रास्ते पर चलने की कोशिश करती है, मतलब दिल टूटना, सदमा, अवसाद जैसे मुश्किल विषयों को हास्य के साथ मिलाना। लेकिन यहाँ समस्या ये बताई गई है कि फिल्म अतिरंजना यानी एग्जैजरेशन और विचित्रता में कुछ ज्यादा ही बह जाती है, और वो भावनात्मक जुड़ाव नहीं बना पाती जो NNO ने बनाया था। तो हमारा मकसद साफ है, इस समीक्षा के नजरिए से ये समझना कि एक ऐसी फिल्म जिसमें अच्छी कास्ट है, एक जाने माने निर्देशक हैं, वो उम्मीदों पर खरी क्यों नहीं उतरे। हम कहानी, किरदारों, हास्य के इस्तेमाल, अभिनय और इन गंभीर विषयों को संभालने के तरीके पर गौर करेंगे, जैसा इस समीक्षा में बताया गया है। चलिए शुरुआत करते हैं फिल्म के आधार से, जो समीक्षा के मुताबिक भी काफी अजीब है। नायक है अभी फहद फासिल। उनकी मंगेतर निधि यानी कल्याणी प्रियदर्शन उनसे एक अजीब सी फरमाइश करती है, शादी के लिए सफेद घोड़े पर आना। अभी ये करने की कोशिश करता है, घोड़े से गिरता है और कोमा में चला जाता है। यहीं से कहानी का टोन सेट हो जाता है, थोड़ा हटके, थोड़ा अजीब। हाँ, ये शुरुआती घटना ही फिल्म के मिजाज की तरफ इशारा करती है। बिल्कुल। समीक्षा बताती है कि निर्देशक का लक्ष्य ही यही लगता है, अप्रत्याशित, अक्सर थोड़ी दर्दनाक या अजीब स्थितियों से हास्य निकालना। इसका एक और उदाहरण दिया गया है, अभी के पिता का किरदार, जिसे लाल निभा रहे हैं। जब अभी कोमा में जाता है तो पिता की प्रतिक्रिया होती है, वो कहते हैं वो हमेशा मेरे लिए एक प्रश्न चिन्ह रहा है, लेकिन अब कोमा में है। ये एक बहुत ही सूखा, लगभग व्यंग्यात्मक किस्म का हास्य है। हाँ, ये तो सचमुच बहुत ही अजीब प्रतिक्रिया है। मतलब ये दिखाता है कि फिल्म किस तरह के हास्य की दुनिया रचने की कोशिश कर रही है। बिल्कुल। समीक्षा तो फिल्म की दुनिया को एक मलयालम मुहावरे से परिभाषित करती है, वट्टन मारुडे लोकम। इसका मतलब होता है पागलों की दुनिया। ये बताता है कि फिल्म जानबूझकर एक ऐसी दुनिया बना रही है जो शायद तर्क से परे है, जहां किरदार और घटनाएं थोड़ी हटके हैं। और दिलचस्प बात यह है कि समीक्षा नोट करती है कि फिल्म इस बात से अनजान नहीं है। उसमें एक तरह की, क्या कहते हैं, आत्म जागरूकता, सेल्फ अवेयरनेस। हाँ, आत्म जागरूकता मतलब फिल्म खुद मानती है कि वो थोड़ी ज्यादा हो रही है या अजीब है। हाँ, कुछ ऐसा ही। समीक्षा में जिक्र है कि किरदार खुद फिल्म की अतिरंजना पर सवाल उठाते हैं। एक किरदार पूछता है कुर्चोवर अल्ले, जिसका मतलब है क्या ये थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया। एक और जगह सवाल उठता है, कथाइल एवडेनिंकलम लॉजिक अडिकुन्नुंडो, यानी क्या कहानी में कहीं भी कोई लॉजिक है। अरे वाह, ये तो बड़ा दिलचस्प मोड़ है। मतलब फिल्म खुद अपनी कमियों या अजीबपन को स्वीकार कर रही है, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये स्वीकारोक्ति दर्शकों के लिए काम करती है? क्या इससे फिल्म ज्यादा मजेदार बन जाती है, या ये सिर्फ इस बात को उजागर करता है कि कहानी में वाकई लॉजिक या संतुलन की कमी है? समीक्षा का झुकाव किस तरफ है? समीक्षा का झुकाव स्पष्ट रूप से दूसरी तरफ है। ऐसा लगता है कि ये आत्म जागरूकता एक ढाल की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश है। शायद निर्देशक ये कह रहे हैं, हाँ हमें पता है ये अतार्किक है, लेकिन यही तो मजा है। लेकिन समीक्षा के अनुसार ये बचाव काम नहीं करता। अगर दर्शक किरदारों से भावनात्मक रूप से जुड़ ही नहीं पा रहे हैं, अगर कहानी बिखरी हुई लग रही है, तो ये स्वीकारोक्ति सिर्फ कमियों को और उजागर कर देती है। ये दर्शकों को कहानी से जोड़ने के बजाय शायद और दूर कर सकती है। ये ऐसा है मानो फिल्म कह रही हो, हम जानते हैं ये परफेक्ट नहीं है, लेकिन दर्शक सोच सकते हैं, हाँ, और हमें ये पसंद नहीं आ रहा। समझ गई। तो ये आत्म जागरूकता वाला दांव शायद उल्टा पड़ता दिख रहा है। चलिए अब कहानी की संरचना पर आते हैं, जिसे समीक्षा 2 हिस्सों में बांटती हुई लगती है। पहले भाग के बारे में क्या कहा गया है? पहला भाग मुख्य रूप से अभी और निधि के रोमांस पर केंद्रित है। इसे हल्का पुल्का, थोड़ा नोक झोंक वाला बताया गया है। उनका रिश्ता छोटे मोटे झगड़ों,
गलत फहमियां और थोड़ी कह सकते हैं बचकानी हरकतों से आगे बढ़ता है। समीक्षा मानती है कि ये हिस्सा काफी हद तक मुख्य कलाकारों फहाद और कल्याणी के आपसी तालमेल, उनके आकर्षण और उनकी कॉमिक टाइमिंग पर निर्भर करता है। कुछ दृश्य जैसे कि दोनों के पिताओं का एक अजीब परिस्थिति में मिलना एमआरआई स्कैनर टेबल पर, उसको मजेदार बताया गया है। तो शुरुआत में कुछ हास्य के पल हैं जो काम करते हैं, लेकिन क्या ये पूरे पहले भाग में बना रहता है या फिर? नहीं, वहीं पर समीक्षा थोड़ी चेतावनी देती है। वो कहती है कि सारे चुटकुले निशाने पर नहीं लगते, कुछ तो बहुत बुरी तरह से चूक जाते हैं। ऐसा महसूस होता है कि निर्देशक ने शायद चुटकुलों की गुणवत्ता से ज्यादा उनकी संख्या पर ध्यान दिया है। मतलब बस कोशिश करते रहो, कोई ना कोई तो हंसा ही देगा। ये हिट एंड मिस अप्रोच पहले भाग को थोड़ा असमान बना देता है। कहीं हंसी आती है, कहीं बिल्कुल सपाट रह जाता है। अच्छा, और फिर आता है दूसरा भाग, जहां समीक्षा के अनुसार चीजें और उलझ जाती हैं। हाँ, दूसरे भाग में फिल्म एक बड़ा मोड़ लेने की कोशिश करती है। कोमा से बाहर आने के बाद कहानी अब अभी के संघर्षों और उसके आसपास के लोगों की समस्याओं पर केंद्रित हो जाती है। यहाँ अवसाद, मानसिक स्वास्थ्य, पारिवारिक निष्क्रियता जैसे गंभीर विषयों को छूने का प्रयास किया जाता है। हमें अभी के परिवार की मुश्किलों के बारे में पता चलता है। उसका भाई कर्ज में डूबा हुआ है, उसके पिता इतने निराश हैं कि आत्महत्या तक का सोचते हैं। ये सब कहानी को एक गहरा, ज्यादा गंभीर रंग देने की कोशिश है। ये तो बहुत बड़ा बदलाव है, हल्के फुल्के रोमांस से सीधे अवसाद और पारिवारिक त्रासदियों तक। क्या फिल्म इस बदलाव को संभाल पाती है? समीक्षा क्या कहती है? समीक्षा के अनुसार नहीं, ज्यादा प्रभावी ढंग से नहीं। इस दूसरे भाग में एक नया किरदार भी आता है, रेवती, जिसका किरदार रेवती पिल्लई निभा रही हैं। वो भी दिल टूटने के दर्द से गुजर रही है और अभी और उसके बीच एक दोस्ती पनपती है। समीक्षा रेवती पिल्लई के अभिनय की तारीफ करती है, कहती है कि उनके हिस्से में थोड़ी भावनात्मक गहराई महसूस होती है। लेकिन यहाँ एक बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है। क्या समस्या? समस्या ये है कि जैसे ही रेवती का किरदार कहानी में आता है, निधि का किरदार, जो पहले भाग की नायिका थी और जिसके साथ अभी का मुख्य रिश्ता था, वो लगभग गायब ही हो जाती है। समीक्षा कहती है कि निधि दूसरे भाग के बड़े हिस्से से नदारत रहती है। अरे, ये तो कहानी के लिहाज से बहुत अजीब बात है। मतलब अगर पहले भाग में केंद्रीय प्रेम कहानी स्थापित की गई है, तो दूसरे भाग में उसे इस तरह किनारे कर देना तो दर्शकों को कंफ्यूज कर सकता है, खासकर तब जब फिल्म गंभीर होने की कोशिश कर रही हो। जो भावनात्मक आधार पहले बनाया गया था, उसे ही हटा दिया गया। बिल्कुल सही, यही समीक्षा का एक मुख्य बिंदु है। ये बदलाव बहुत अचानक और आप कह सकते हैं अटपटा लगता है। पहले भाग का हल्का फुल्का हास्य और दूसरे भाग के भारी भरकम विषय, इनके बीच एक सहज पुल बनाने में फिल्म नाकाम रहती है। और जब वो केंद्रीय रिश्ता ही पृष्ठभूमि में चला जाए, जिसे दर्शक फॉलो कर रहे थे, तो फिर उन गंभीर विषयों से जुड़ना और भी मुश्किल हो जाता है। नतीजा ये होता है कि फिल्म न तो पूरी तरह से मजेदार कॉमेडी बन पाती है और न ही एक प्रभावी ड्रामा। वो बीच में कहीं उलझ कर रह जाती है। तो ये संरचनात्मक समस्या सीधे तौर पर किरदारों और उनके रिश्तों को प्रभावित करती है। समीक्षा अभी और निधि के रिश्ते के बारे में और क्या कहती है? उसे कहानी का आधार कहा गया था, है ना? हाँ, समीक्षा इस बात पर जोर देती है कि इस केंद्रीय रिश्ते में गहराई की भारी कमी है। इसे कहानी का कथित आधार, सपोज्ड एंकर तो कहा गया, लेकिन यह आधार बहुत कमजोर महसूस होता है। उनके बीच का जुड़ाव सतही लगता है, जिससे दर्शकों के लिए उनके उतार चढ़ाव, उनके दर्द या खुशी के साथ सहानुभूति महसूस करना मुश्किल हो जाता है। और जब फिल्म दूसरे भाग में दर्शकों से भावनात्मक रूप से निवेश करने की उम्मीद करती है, अभी के संघर्षों के लिए या उसके परिवार की स्थिति के लिए, तो ये कमजोर आधार पूरी इमारत को संभालने में नाकाम रहता है। सब कुछ नीरस, लिस्टलेस और दूर का लगता है। और क्या फिल्म में और भी ऐसे विचार हैं जिन्हें ठीक से विकसित नहीं किया गया, जैसे कोई सब प्लॉट या थीम? हाँ, समीक्षा एक और दिलचस्प विचार का जिक्र करती है, जिसे छुआ तो गया लेकिन ठीक से खोजा नहीं गया। वो है किरदारों का सपने और वास्तविकता के बीच फंसा होना। ये एक बहुत ही संभावनाओं से भरा विचार हो सकता था, खासकर वो कोमा वाले एंगल के साथ। लेकिन समीक्षा के अनुसार इसे भी बस सतह पर ही टटोला गया। इसे कहानी या किरदारों की गहराई बढ़ाने के लिए ठीक से इस्तेमाल नहीं किया गया। ये एक और उदाहरण है कि कैसे फिल्म ने कई सारे आइडियाज को जगल करने की कोशिश की, लेकिन किसी को भी ठीक से पकड़ नहीं पाई। ये ऐसा लगता है जैसे बहुत सारी सामग्री थी, लेकिन उसे सही ढंग से पकाया नहीं गया। सब कुछ अधपका रह गया। आप इसे ऐसे कह सकते हैं, बिल्कुल। विचारों की कोई कमी नहीं है। विचित्र हास्य, गंभीर भावनात्मक मुद्दे, सपनों की दुनिया, लेकिन उनमें वो क्या कहते हैं, सामंजस्य, गहराई और एक स्पष्ट दिशा की कमी है।
नतीजा ये होता है कि दर्शक किसी भी एक चीज से पूरी तरह बंद नहीं पाते। वो सपने और वास्तविकता वाला पहलू अगर ठीक से संभाला जाता तो शायद फिल्म को एक अनोखा मनोवैज्ञानिक आयाम दे सकता था, लेकिन यहाँ वो भी एक भटकाव सा बन के रह गया। चलिए अब अभिनय पर आते हैं। फहाद फासिल मलयालम सिनेमा के बहुत बड़े और सम्मानित अभिनेता हैं। उनके बारे में समीक्षा क्या कहती है? ये थोड़ा चौंकाने वाला नहीं है? हाँ, ये एक और चौंकाने वाली बात है। समीक्षा का कहना है कि फहाद फासिल, जो अपनी सूक्ष्म और स्वाभाविक अभिनय शैली के लिए जाने जाते हैं, फिल्म के अतिरंजित, लगभग कैरिकेचर जैसे टोन के साथ संघर्ष करते हुए नजर आते हैं। उन्हें देखकर ऐसा नहीं लगता कि वो इस किरदार या इस दुनिया में सहज हैं, कंफर्टेबल हैं। ये काफी महत्वपूर्ण अवलोकन है, क्योंकि फहाद आमतौर पर अपने किरदारों में पूरी तरह ढल जाते हैं। ये वाकई दिलचस्प है। क्या इसका मतलब ये है कि निर्देशक का विजन शायद उनके अभिनय शैली के अनुकूल नहीं था, या स्क्रिप्ट में कुछ कमी थी? ऐसा हो सकता है। समीक्षा इसी ओर इशारा करती है। शायद जो अतिरंजित हास्य और भावना का मिश्रण निर्देशक चाह रहे थे, वो फहाद की स्वाभाविक रेंज से मेल नहीं खाता था। वहीं कल्याणी प्रियदर्शन के बारे में कहा गया है कि शुरुआत में उनका आकर्षण काम करता है, लेकिन जैसा हमने पहले चर्चा की, उनका किरदार दूसरे भाग में खोसा जाता है, तो उनके चरित्र आर्क को अधूरा बताया गया है। रेवती पिल्लई की तारीफ की गई है उनके सधे हुए पॉइज्ड प्रदर्शन के लिए, खासकर उन गंभीर दृश्यों में। लेकिन समीक्षा में किसी एक कलाकार की खास तौर पर बहुत तारीफ की गई है ना, शायद लाल? हाँ, और वो हैं लाल, जो अभी के पिता का किरदार निभा रहे हैं। समीक्षा उन्हें सीधे तौर पर शानदार कहती है। ये कहा गया है कि शायद वही अकेले कलाकार हैं जिन्होंने इस फिल्म के अजीबोगरीब मिजाज को पूरी तरह समझा और उसे निभाया। उनके संवाद कहने का तरीका, उनकी भावभंगिमाएं उन्हें प्रफुल्लित करने वाला बताया गया है। ऐसा लगता है कि उन्होंने उस अतिरंजित दुनिया को पूरी तरह अपना लिया और उसी के भीतर रहकर एक यादगार परफॉर्मेंस दी। सुरेश कृष्ण के काम को भी मजेदार बताया गया है। ये बहुत मायने रखता है जब सहायक कलाकार, खासकर लाल जैसे अनुभवी अभिनेता, मुख्य अभिनेता से ज्यादा प्रभावी लगे। तो ये अक्सर फिल्म के टोन या निर्देशन की अस्थिरता की ओर इशारा करता है। जैसा आपने कहा, शायद लाल इस तरह की भूमिकाओं के अभ्यस्त हैं, या उन्हें इसका मर्म ज्यादा आसानी से पकड़ में आ गया, जबकि फहाद अपनी यथार्थवादी शैली के साथ इस अतिरंजना में शायद खो गए। ये एक बहुत ही वैध विश्लेषण है। बिल्कुल, लाल का अनुभव और शायद उनकी रेंज उन्हें इस तरह के किरदारों को अपनाने में मदद करती है जहां थोड़ा नाटकीय या बढ़ा चढ़ाकर अभिनय करने की गुंजाइश होती है। वहीं फहाद की ताकत सूक्ष्मता में है, और जब स्क्रिप्ट या निर्देशन ही अतिरंजित हों तो वो सूक्ष्मता शायद खो जाती है या बेमेल लगती है। फहाद की कथित असहजता शायद इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि निर्देशक जो हासिल करना चाहते थे वो पूरी तरह से पर्दे पर उतर नहीं पाया। ठीक है, तो अगर हम इस पूरी समीक्षा को समेटें तो मुख्य आलोचनाएं क्या-क्या हैं, एक-एक करके। चलिए सभी बिंदुओं को जोड़ते हैं। पहली और शायद सबसे बड़ी आलोचना है भावनात्मक जुड़ाव बनाने में फिल्म की विफलता, खासकर निर्देशक की पिछली फिल्म एनो की तुलना में, जिसने यही काम बखूबी किया था। दूसरी, ये फिल्म का टोन बहुत असंगत है, यानी इनकंसिस्टेंट है। कभी हल्की फुल्की कॉमेडी, कभी गंभीर ड्रामा, कभी अतार्किक विचित्रता, और ये सब आपस में ठीक से मिलते नहीं हैं। तीसरी, कहानी उलझी हुई है, बहुत सारे चक्कर काटती है और अपना फोकस खो देती है। चौथी, महत्वपूर्ण विषय जैसे मानसिक स्वास्थ्य और चरित्र संबंध, खासकर अभिनिधि, अविकसित रह जाते हैं, मतलब डेवलप नहीं हो पाते। पांचवी, हास्य हिट या मिस है, यानी कभी काम करता है कभी नहीं। और आखिर में मुख्य अभिनेता फहाद फाजिल का अपनी भूमिका में असहज दिखना भी एक बड़ा नकारात्मक बिंदु गिनाया गया है। तो कुल मिलाकर इस समीक्षा के अनुसार ओडुंगकुथरा चाडुंगकुथरा एक ऐसी फिल्म है जिसके पास कागज पर सब कुछ था, एक निर्देशक जिसकी अपनी शैली है, एक बेहतरीन स्टार कास्ट, एक अनोखा और विचित्र आधार, लेकिन इन सभी सामग्रियों को मिलाकर एक स्वादिष्ट और संतोषजनक व्यंजन बनाने में फिल्म नाकाम रही। इसने गंभीर मुद्दों के चारों ओर एक विलक्षण, अजीब किस्म का हास्य बुनने का लक्ष्य रखा, लेकिन अंत में ये दर्शकों से दूर और उलझी हुई महसूस हुई। बिल्कुल, समीक्षा का निष्कर्ष यही है। वो कहती है कि ये फिल्म एक संभावित डार्क हॉर्स, यानी छुपा रुस्तम हो सकती थी, कुछ अप्रत्याशित रूप से अच्छा कर सकती थी, लेकिन टोन की गड़बड़ियों और कहानी के भटकाव का मतलब था कि ये बस
किसी तरह लंगड़ाते हुए फिनिशिंग लाइन तक पहुंचती है। समहाउ हॉबल्स पास द फिनिशिंग लाइन। भावनात्मक गहराई की कमी, जो NaNO की सबसे बड़ी ताकत थी, यहाँ सबसे बड़ी कमजोरी बनकर उभरती है। यहाँ से एक मुख्य सबक ये निकलता हुआ लगता है कि अत्यधिक विचित्रता क्वर्कीनेस को वास्तविक मानवीय भावनाओं और गंभीर विषयों के साथ संतुलित करना कितना मुश्किल हो सकता है ना? वो कौन सा बिंदु है जहाँ ये विलक्षणता दर्शकों को हंसाने या सोचने पर मजबूर करने के बजाय उन्हें दूर करने लगती है? ये एक बारीक लाइन है। ये एक बेहतरीन सवाल है और शायद इस समीक्षा का केंद्रीय बिंदु भी यही है। NFO ने दिखाया कि ये संतुलन संभव है, कैंसर जैसे विषय पर बात करते हुए भी हास्य और मानवीय गर्मजोशी बनाए रखना। लेकिन OKCK के मामले में समीक्षा बताती है कि विचित्रता का पल्ला इतना भारी हो गया कि भावना दब गई। शायद एक सीमा होती है जब हास्य किरदारों की कीमत पर आता है, जब उनकी भावनाओं या मुश्किलों का मजाक बनता हुआ महसूस होता है, या जब अजीबोगरीब घटनाएं इतनी हावी हो जाती हैं कि दर्शक कहानी के भावनात्मक कोर से ही कट जाते हैं। तब ये विचित्रता उल्टा असर डाल सकती है। संतुलन साधना ही कला है और इस समीक्षा के अनुसार यहां वो साधना नहीं हो पाई। तो संतुलन ही कुंजी है जो यहाँ खो गई। हाँ, कम से कम इस समीक्षा के दृष्टिकोण से तो यही लगता है। और यहाँ एक विचार है जिस पर शायद हमारे श्रोता भी सोच सकते हैं। किसी फिल्म का अपनी ही बेतुकी या अतार्किकता के बारे में आत्मजागरूक होना, सेल्फ अवेयर होना, देखने वाले के अनुभव को कैसे प्रभावित करता है। हमने पहले जिक्र किया कि फिल्म में किरदार खुद पूछते हैं, क्या ये ज्यादा नहीं हो गया, या क्या इसमें लॉजिक है? क्या इस तरह से अपनी कमी को स्वीकार कर लेना उसे माफ करने लायक बना देता है, या ये सिर्फ उस कमी को और उजागर करता है? जैसे फिल्म कह रही हो, हाँ हमें पता ये ठीक नहीं है, पर हम ऐसे ही हैं। इस पर सोचने से शायद हमें पता चले कि हम दर्शक के तौर पर कहानी कहने में कितनी छूट देने को तैयार हैं। ये वाकई सोचने लायक बात है। क्या आत्मजागरूकता एक बचाव है या सिर्फ एक स्वीकारोक्ति? इस सवाल के साथ हम आज की इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं।